स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के वीडियो में आपका स्वागत है। 9वीं क्लास के लिए बोर्ड ने फाइनल ईयर एग्जाम के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है हिंदी का टर्म 2 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। और सभी को पता होगा कि टर्म 2 का जो है मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है और इसके कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखेंगे। देखो ये आपका पूरा पेपर है, इसमें सारे लिखित सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। हर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, यहाँ तक कि आपके जो निबंध राइटिंग है उसको बताया हुआ है। साथ साथ में आपकी एप्लीकेशन जो आई हुई है वो बताया गया है, संदेश जो है वो बताया गया है, आपस में जो वार्तालाप है पिताजी और पुत्र में उसको बताया गया है, सारे आपको नोटिस कराए गए हैं, सारे संदेश लिखवाए गए हैं, व्याकरण संबंधी सारे प्रश्न कराए गए हैं, हर प्रश्नों को निचोड़ करके यहाँ पे कराया गया है। तो इस प्रश्न पत्र को हम पूरे सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है ये खंड क का है, साहित्यिक गद्यांश आपको एक दिया गया है, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको उत्तरों को लिखना है। यहाँ पर निम्नलिखित अपठित रहेगा, यानी कि आपने अभी तक कोई गद्यांश जो नहीं पढ़ा है वही आपको पूछा जाएगा, वही दिया जाएगा। उस गद्यांश को पढ़ने के बाद में बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछेंगे, यानी कि एमसीक्यू भी रहेगा आपका, ठीक है, एमसीक्यू भी रहेगा स्टार्टिंग के क्वेश्चन, और उसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी रहेंगे, यानी कि इसमें से आपको आंसर देख करके लिखने होंगे। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर जो है ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में अच्छे तरीके से इसके क्वेश्चन को आंसर दे देने हैं। और बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सावधानी से देखें और अच्छी तरीके से पढ़ें। ये पूरा का पूरा आपका प्री बोर्ड है उसमें भी, और जो आपका वार्षिक परीक्षा है, फाइनल ईयर एग्जाम है, उसमें भी प्रश्न देखने को यहां से मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सारे विषय सॉल्व करवाए जा रहे हैं। आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आपको पता होगा कि बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है वो वेबसाइट पे देखिए आप, मैं दिखाता हूं आपको, वेबसाइट ही रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है। आप आ जाइए नीचे की तरफ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है रेगुलर 8 रेगुलर 9 के लिए, देखिए यहाँ पर। और ये हिंदी विषय है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हिंदी जो विषय है, ये हिंदी विषय जो है, इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है। अभी खोलता हूँ आपके सामने, जो है पूरा का पूरा पीडीएफ खुलेगा। वेबसाइट जो है आपकी बोर्ड की है, हमारी नहीं है। अभी वो वेबसाइट से ये पेज जो है खुल रहा है, इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। ये रहा वो हिंदी का प्रश्न पत्र जिसका हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। और ये भारत के गांव, भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं, ये वाला पैराग्राफ है। और फिर इसके जो है क्वेश्चन नीचे की तरफ आप देखेंगे तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इस तरह से ये पैराग्राफ है और ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो ये मॉडल पेपर अगर आपको नहीं है आपके पास में तो वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर के लिए मैं पूरे के पूरे आंसर्स देख सकते हो। ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है, इसके सॉल्यूशन को मैं देने वाला हूं। तो इस वीडियो में सारे उत्तर देखेंगे, जितने भी आप बहुविकल्पी प्रश्न देख रहे हैं। कोई भी आपको एक भी प्रश्न आपके लिए जो है खाली नहीं छोड़ूंगा मैं, इसके लिए आप घबराइए मत, सारे प्रश्न करवाऊंगा, हर चीज को हम देखेंगे। ये पूरा प्रश्न पत्र जो है वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एचपी बॉस की वेबसाइट पे मॉडल पेपर सर्च कर लीजिए, लिखिए मॉडल पेपर एचपी बॉस, ठीक है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर जिसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है तो डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हमने इसकी लिंक डाल दी है, या उल्टा लिख दिया मैंने आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर इसकी लिंक मिलेगी, फर्स्ट लिंक आप टच करेंगे जैसे उसमें मॉडल पेपर की लिंक पीडीएफ लिखा होगा, उसको देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने जैसे बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बोर्ड की वेबसाइट से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लेना। पीडीएफ रहेगा तो आंसर्स आपको ज्यादा बेहतरीन समझ में आएंगे, ठीक है। पीडीएफ नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन भी नहीं, आपको मैं क्वेश्चन भी यही दिखाऊंगा, आंसर भी दिखाऊंगा। मजा आने वाला तभी है जब आपके पास में ये प्रश्न पत्र हो और फिर आपने इन प्रश्न पत्रों को पढ़ लिया हो और आपको आंसर्स अब मिल रहे हो, ठीक है। तो हर पैसेज को, पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से और इसकी समस्याओं का समाधान हम करने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया उसको देखिए, यहाँ पूछा गया, ध्यान रखना, और बीच बीच में आपको जो है बता दूंगा कि ये प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉप पार्ट में पूछा गया भारत के गांव किसके प्रतीक हैं। तो भारत के गांव जो है, अगर आपने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया है उसके बाद आप आंसर देख रहे हैं तो आपको बेहतरीन समझ में आने वाला है। अगर आपने अभी तक जो है पैराग्राफ नहीं पढ़ा या प्रश्न पत्र नहीं पढ़ा तो आपको ये आंसर समझ में नहीं आने वाले हैं। पहली बात बता रहा हूं, दो आप जो भी क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें, और लिंक में बता चुका हूं, पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है ये भी बता चुका हूं। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका समाधान कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत के गांव किसके प्रतीक हैं। तो भारत के गांव जो हैं वो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है ये देखिए। यहाँ पूछ रहा है आपसे, भारतवर्ष की आत्मा कौन है। तो भारतवर्ष की आत्मा कौन है, भारत के गांव जो है भारतवर्ष की आत्मा के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। आपको सारे के सारे जो है ना आंसर्स देने हैं, तो वो आपको देने हैं कहां से, आपको अपने पैराग्राफ से ही। ये नहीं कि स्वतंत्रता का आप कुछ भी लिख दो, पैराग्राफ में जो लिखे गए उसी के हिसाब से। तो स्वतंत्रता का विलोम शब्द जो है वो आपको बताना है। तो स्वतंत्रता का विलोम हो जाएगा आपका जो है परतंत्रता। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या पूछा गया आपसे, इसमें ग्रामोन्नति का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो ग्रामोन्नति का संधि विच्छेद हो जाएगा ग्राम प्लस उन्नति, ग्रामोन्नति, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? अगला जो प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व गांव और ग्रामीणों का दशा कैसी थी। तो गांव और ग्रामीणों की दशा कैसी थी, यहाँ पे कहीं भी मिसप्रिंट हो सकता है, मॉडल पेपर है, मिसप्रिंट होना लाजमी सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व गांव और ग्रामीणों की दशा बड़ी दयनीय थी।
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव वाले किसके अपरिचित थे? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? गांव वाले जो है जीवन यापन की स्वस्थ प्रणाली से गांव वाले जो है अपरिचित थे। या तो आप इस तरह से लिखते हैं, गांव वाले जो है जीवन यापन की स्वस्थ प्रणाली से अपरिचित है, या फिर आप लिख सकते हो जीवन यापन की स्वस्थ प्रणाली से जो है गांव वाले अपरिचित थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में बसती है? तो इस पैसेज के हिसाब से 60% जो है जनसंख्या गांव में निवास करती है, 40% जो है शहर में बसती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, कृषि की सारी उपज कौन ले जाते थे? तो कृषि की सारी उपज जो है सेठ साहूकार ले जाते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, शहरों से दूर रहने के कारण ग्रामवासियों का जीवन कैसा था? तो आदिवासियों के जीवन के समान था उनका जीवन। शहरों से दूर रहने के कारण ग्रामवासियों का जीवन आदिवासियों के जीवन के समान था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे क्वेश्चन लिखने? मैंने आंसर आपको बताते जा रहा हूं इसी तरह से। जिन ग्रामवासियों की 7 पीढ़ियां निरक्षर थी, उनके बच्चे अब क्या कर रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा, उनके बच्चे अब विदेशों में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो जिन ग्रामवासियों की 7 पीढ़ियां निरक्षर थी, अब उनके बच्चे जो है विदेशों में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। आगे क्लियर, 1 नंबर में इसी तरह से लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर जो है संकेत बिंदु के आधार पे आपको निबंध लिखना है। शिक्षा में खेल कूद का महत्व। अब आप जो ये लिखोगे ना, शिक्षा में खेल कूद का महत्व, इसमें भूमिका भी लिखनी है, खेलों के प्रकार कौन कौन से, कार्य क्षमता में वृद्धि, तब जाके जो है आपको इसके नंबर बेहतरीन मिलेंगे। फुल नंबर लेने के लिए इन सब चीजों को शामिल करना है, और वो चीज मैं आपको शामिल करके दिखाने वाला हूं। विजयदशमी में भी आपको भूमिका, मनाने का कारण, शस्त्र पूजन, झांकियां, रामलीलाएं, बुराई पर अच्छाई की विजय और उपसंहार। महंगाई जो है भूमिका, महंगाई के कारण, दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था, जमाखोरी। और ये जो है मैंने पहले वाला जो मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था उसमें ये विजयदशमी का यही सेम टू सेम थी, और वही आपके पेपर में आया था। आपको याद होगा, आपने पेपर दिया सभी ने। ठीक है, कमेंट कर देना कि हाँ सर मेरे में आया था। कमेंट करने वाले कभी पीछे नहीं होंगे, और उनका ध्यान रखना हमारा काम रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें महंगाई, महंगाई पर भी है, बढ़ती महंगाई के कारण दोषपूर्ण जो भी है आपका, ये सारे की सारी जिम्मेदारी कौन, उपसंहार। और कोरोना वायरस पे भी आपका जो है इसका परिचय, उत्पत्ति, कैसे कोरोना से बचें और उपसंहार। इन सभी को हम सम्मिलित करते हैं और चारों पार्ट के आंसर्स को देखते हैं और बता देता हूं कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहला जो है हमारा शिक्षा में खेल कूद के महत्व को हम बताते हुए इसके सारे के सारे जो है भूमिका को डिस्क्राइब करेंगे। तो भूमिका ये रही, आपको इसको डिस्क्राइब कर देना है जिस तरह से मैंने लिखा है। इसके बाद जो है खेलों के कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे, आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं, अपने शब्दों को भी डाल सकते हैं, इसमें रटना नहीं है, समझना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कार्य क्षमता में वृद्धि, यह पॉइंट है आपको दिया गया है, उसमें भी हमने डाला हुआ है। नेक्स्ट जो है आत्मविश्वास, ठीक है, वो भी हमने डाल दिया है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका उपसंहार। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया। अब इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर 1 नंबर भी नहीं काटेगा अगर आपकी राइटिंग इतनी अच्छी है कि कोई भी समझ पाए। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं बहुत अच्छी राइटिंग हो, लेकिन आपकी क्लास अगर आपकी राइटिंग को समझती है तो समझ लीजिए कि आपकी राइटिंग अच्छी है। उसके बाद विजयदशमी जो है आपका इसके ऊपर भी आया था। मैंने बताया कि इससे पहले वाला जो मॉडल पेपर सॉल्व किया था उसमें हमने इसको करवाया था। तो इसमें आप जो है इसका इंट्रोडक्शन दे देंगे, इंट्रोडक्शन देने के बाद में सारी चीजें इसमें लिख देंगे। तो चलिए आप ये सबसे पहले जो है हमारे ये जो त्यौहार हमारे संस्कृति की पहचान, एक इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, उसके बाद में आप जो है यहाँ पर कौन कौन सा ये जो है त्यौहार, इसका क्या महत्व है ये हमें बताना है। ठीक है, उसके बाद में जो है इस महत्व को हम आगे दूसरे पैराग्राफ में भी थोड़ा सा बताते हुए चलेंगे। वो सारे पॉइंट को ले लिया हमने ऊपर वाले को। और जो है विजयदशमी का त्यौहार जो है अच्छाई पे बुराई की जीत पर है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे दे दिया है। आप पहले वाले मॉडल पेपर में देखोगे तो उसमें मैंने अलग अलग करके लिखा है, इसमें मैंने एक साथ लिख दिया। तो आपको जैसे पसंद हो, जैसे अच्छा लगता हो वैसे आप इसको लिखें। ठीक है, इसमें जो आपकी झांकियां होती हैं, खुशियां होती हैं, त्यौहार होते हैं, वो सबको हमने लिखा है। तो आप चाहे तो मेन पॉइंट भी डाल सकते हैं, या फिर जिस तरह से मैंने लिखा है इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट है उसकी हम बात करेंगे, तो आपको सब अच्छे तरीके से समझना है। जिसमें जो है इसमें देखिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा अक्षर कट गए हैं। ठीक है, तो ये गलती से बाई मिस्टेक कट गए मेरे से ही। यह त्यौहार मनुष्य को प्रेम, भाईचारा व मानवता का संदेश देता है। ठीक है, आज के भौतिकवादी युग में जहां मनुष्यों में लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो अक्षर मिटे हुए थे वो मैंने आपको बता दिया। अगले पार्ट में हम बात करें तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, अच्छा महंगाई के ऊपर लिखना है। तो ग पार्ट हमने महंगाई ले लिया। अब महंगाई में विषय भी आपको दिए हुए हैं, कौन कौन से पॉइंटों को शामिल करना है। भूमिका दिया है उसने, भूमिका को शामिल कर लीजिए। उसमें जो है महंगाई के दुष्परिणाम जो होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, आपको जो इन सभी को याद करना है। आपको ऐसा नहीं कि एक ही पढ़ें, सभी को याद करें अच्छे तरीके से, और इसमें से आएगा। सामाजिक समरसता के लिए जो घातक है वो क्या है, ये आपको बताना है कि महंगाई जो है सामाजिक समरसता के लिए घातक है। उसके अलावा महंगाई जो है वो वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं, ये भी पूछा गया था, ये बताना है हमें। उसके बाद जो है आप बता सकते हैं महंगाई को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। और उसके बाद जो है आप सीधा सीधा उपसंहार। तो यहाँ से भी आपको कंप्लीट पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के ऊपर आपको लिखना है, उसमें भी पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले कि वो कैसे शुरू हुआ है प्रस्तावना में बता देंगे। ठीक है, उसके लक्षण वगैरह आप बता सकते हैं क्या है। ठीक है, और उसके बचाव के तरीके को हम जो है कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्वास्थ्य मंत्रालय वगैरह को इसमें इंक्लूड कर देंगे, ये सारे चीज़ें लिखते रहेंगे। अब इसके बाद में कोरोना महामारी एक सामाजिक जो प्रभाव है, ये उसको हम समझा देंगे कि सामाजिक प्रभाव क्या रहा है इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपसे पूछा आर्थिक प्रभाव कैसा रहा, मतलब
पैसों का नुकसान कैसे हुआ, सामाजिक प्रभाव मतलब इंसानों का और उनके वजह से जो लोगों का क्या नुकसान हुआ, सामाजिक गतिविधियां कितनी रुकी वो, और यहाँ पे आर्थिक प्रभाव यानी पैसों का क्या प्रभाव रहा, और उपसंहार जो है करते हुए इसको खत्म कर देंगे। तो इस तरह से हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय न आने पर उचित कारण बताते हुए, एक उचित कारण कोई भी आपको बताना है, ठीक है, उस उचित कारण को बताते हुए आर्थिक दंड, जुर्माना माफी, ध्यान रखना, करवाने हेतु जो है प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ये प्रार्थना पत्र है और इसी में जो है अथवा पाठ दिया गया आपसे। अथवा पाठ में बोल रहा है अपने मित्र को छुट्टियों में किसी पर्वतीय स्थल पर भ्रमण कराने के लिए पत्र लिखना है। ये ध्यान रखना, ये प्रार्थना पत्र है, ये पत्र है, दोनों में अंतर है, और अंतर क्या होगा हम आगे डिस्कस करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सीधा सीधा हम लिख देंगे, यहाँ पे दिनांक लिख दिया, आप जैसे अपने एप्लीकेशन लिखते हो वही चीज सेवा में प्रधानाचार्य वगैरह वगैरह जो भी आप, और विषय जरूर मेंशन करोगे। विषय क्या था इसमें, जुर्माना माफी है, तो जुर्माना माफी की जुर्माना माफी के लिए पत्र। और यहाँ पर जो है महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं विद्यालय के 9वीं कक्षा का छात्र हूं और पिछले 2 दिन तीव्र बुखार होने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाया था। इसके कारण कक्षा अध्यापिका ने 50 रुपए जुर्माना लगाई है। हाँ ठीक है, इसके कारण कक्षा अध्यापिका ने 50 रुपए का जुर्माना लगाया है, या लगाया है होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे मजबूरी को समझें, ठीक है, और जुर्माना माफ करने की कृपा करें। मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूंगा। धन्यवाद करते हुए आप आपका आज्ञाकारी शिष्य, इसमें कुछ भी नाम वाम तो दिया नहीं है कि कौन सा स्कूल है क्या है, इसमें कुछ भी नहीं बताया, तो आप सीधा सीधा अपना स्कूल, अपना नाम, अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं। इसके अथवा पाठ में जो है पर्वतीय स्थल पर भ्रमण के लिए अपने मित्र को जो है आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखेंगे। पत्र में देखिए, अब यहाँ पे आपने डेट इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, पत्र में आ जाइए। पत्र में क्या होगा, पत्र में आप कोई भी अपना घर का एड्रेस लिखेंगे, कोई भी जहां पे भी आप रहते हैं, ठीक है, कोई भी आप अपना घर का एड्रेस भी लिख सकते हैं। फिर नीचे आपको दिनांक लिखना, दिनांक जो है यहाँ पर लिखना, ये जरूरी है, ठीक है। यही चीज पत्र और लेटर में जो है डिफरेंट होता है। यहाँ पे दिनांक आपको मेंशन करना है। वो भी कौन सा लेटर है आपका, ये पर्सनल लेटर है, आप अपने सगे संबंधियों को लिख रहे हैं, किसी कर्मचारी को ऑफिशियल लेटर नहीं लिख रहे हैं, बैंक को नहीं लिख रहे हैं, किसी नगर पालिका को नहीं लिख रहे हैं, उसमें अलग होता है। इस डेट के बाद में उस नगर पालिका का एड्रेस आता है, लेकिन अभी नगर पालिका वगैरह है नहीं, ये आपका पर्सनल लेटर है। पर्सनल लेटर में केवल अपना एड्रेस आता है, जिसका जो भेज रहा है उसका एड्रेस आता है, ठीक है, ऊपर। अब जो है आप भेज रहे हैं तो आपने अपना एड्रेस लिखा, फिर दिनांक लिखा। अब प्रिय मोहित, आपका दोस्त है, उसको आप जो है बुला रहे हैं, सादर नमस्ते, आप अपने दोस्त को नमस्कार कहेंगे, तुम्हारा पत्र मिला। इस तरह से करते हुए इस आराम से जब पत्र को पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक भी चीज जो है इसमें मतलब आपको ना समझने वाली कोई बात है ही नहीं। बहुत बेहतरीन लिखा है और बहुत सजा के लिखा है, ठीक है। तो इसको आप करके, और जो है यहाँ पे दूसरा चीज क्या होती है, जब आप इसमें खत्म करेंगे तो जब भी आप कोई पत्र किसी को लिखते हैं तो इसमें पत्र उत्तर शीघ्र देना, यानी पत्र का उत्तर शीघ्र देना, ये जरूर मेंशन करें। उसके बाद में आपका मित्र जो भी है, आप अपना नाम बताना चाहें अपना नाम लिखें, पड़ोसी का, अड़ोसी का, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, आपके पीछे बैठे स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं, अगर वो दूसरी क्लास का है तो नॉट एन इशू, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जब तक आपको क्वेश्चन में ना दिया हो कि आप कौन है और आपका नाम क्या है, तब तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया, आराम से समझ गए, इसको पढ़ लेना बढ़िया तरीके से ताकि आपको कोई समस्या ना हो। प्रश्न नंबर 4 जो है, 14 सितंबर को विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में सभा के आयोजन का संक्षिप्त प्रतिवेदन आपको लिखना है। प्रतिवेदन मतलब होगा एक पैराग्राफ आपको लिखना है, ठीक है। प्रतिवेदन मतलब क्या होता है, पैराग्राफ, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इसका अथवा पाठ में क्या पूछा गया है, पिता और पुत्र के बीच में गृह कार्य को लेकर के हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है, ये भी हम बात करेंगे। तो पहले हम जो है हिंदी दिवस की बात करें तो आपको लिखना है, तो आप जो है आपके विद्यालय में अगर हिंदी दिवस हुआ है, भले ही आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अगर आपने देखा भी है कि हुआ क्या क्या है, बस उसको रिपोर्ट बना देना है यहाँ पे। तो जो है सीधा सोमवार 14 सितंबर 2022 को विद्यालय के सभागार में प्रातः 11 बजे प्रधानाचार्य, मतलब मैं उस का स्पीच दे रहा हूँ, मतलब एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ कि क्या हुआ, इस संदर्भ में सभा आयोजन का जो है संक्षिप्त प्रतिवेदन, एक पैराग्राफ दीजिए। जरूरी नहीं कि आपने भाषण दिया हो तो ही आप लिख पाओगे, समझ गए। आप कोई भी स्टूडेंट हो जिसने आज तक भाषण नहीं दिया, वो लिख रहा है कि वहां पे हुआ क्या था, ठीक है। महोदय की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई और हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर किशोर ने राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी तथा कक्षा 9वीं की छात्रा शिवानी और सपना ने हिंदी की स्थिति पर अपने विचार प्रकट किए। आपने ये बताया कि वहां पे हुआ हो क्या रहा था उस दिन, ठीक है, जिस दिन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है उन्होंने विचार प्रकट किए और एक स्लोगन जो है यहाँ पे आपने लिख दिया उस विचार का, हिंदी है भारत की एकता अखंडता की पहचान, हिंदी ही तो है मेरे भारत की जान। ये आपने इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए दिया है हमने, इसको चाहे तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अपने जो है इसको आप अंडरलाइन कर दें इस तरह से, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपने कुछ ना कुछ किया है। आगे नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें क्या बोल रहा है, हिंदी भारत की मातृभाषा है, अनेकता में एकता का स्वर हिंदी के माध्यम से गूंजता है। 14 सितंबर सन 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे भारत में धूमधाम से हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी परंपरा को कायम रखते हुए द मॉडर्न, आपका जो स्कूल है उसका नाम आप दे, द मॉडर्न स्कूल मंडी हिमाचल 06917, जो भी आप चाहे 22, सॉरी यहाँ पे 22 किया तो यहाँ पे भी 22 करना आपको, 22 से
14/9/22 तक यानी 6-7 दिन जो भी है हिंदी दिवस मनाया गया, जिसके अंतर्गत जो है कई कक्षा गतिविधियों तथा प्रतियोगिताएं जैसे कि सुलेख, निबंध और विज्ञापन, स्लोगन और हास्य कवि सम्मेलन आदि आयोजित किया गया, जिसमें लगभग सभी छात्रों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का जो है प्रदर्शन किया। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती नीतू शर्मा द्वारा सभी विजेताओं को प्रशस्ति प्रमाण पत्र यानी कि पत्र जो है सम्मानित किया गया। उन्होंने उन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मैं सदैव शुद्ध हिंदी के प्रयोग पर बल देना हमें जो है शुद्ध हिंदी के प्रयोग पर बल देना चाहिए, और उन्होंने बताया कि इस प्रकार आज अन्य देशों में भी हिंदी सीखी और सिखाई जाती है, अतः हर भारतीय को हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो इस तरह से जो है प्रतिवेदन वहां पे क्या हुआ था वो आपने पैराग्राफ में बता दिया। अगर इसका अथवा पार्ट में क्या पूछा गया था आपसे, इसमें पूछा गया था संवाद लिखना है पिता और पुत्र के बीच में जो हुआ था वो हुआ था गृह कार्य यानी होमवर्क को लेकर के। होमवर्क में जो है पिताजी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हो गौरव? गौरव कह रहा है कुछ नहीं पिताजी, मैं तो बस कार्टून देख रहा हूँ। पिताजी कह रहे हैं तुम्हारी माताजी ने बताया तुम्हारी कक्षा में अध्यापिका ने आज गृह कार्य से संबंधित शिकायत की है, तुम अपना गृह कार्य समय से पूरा नहीं कर रहे हो आजकल। तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पिता डांटते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, बस वो थोड़े से वो जो शब्द का स्पेशल इस्तेमाल करते हैं उनका आप जो है ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो है गौरव बोलता है पिताजी पिछले हफ्ते मैं स्कूल नहीं गया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण मैं गृह कार्य पूरा जो है मेरा गृह कार्य जो है पूरा नहीं हो सका। पिताजी लेकिन बेटा तुम एक हफ्ते से स्कूल जा रहे हो, इस एक हफ्ते में गृह कार्य पूरा कर लेना चाहिए था ना। गौरव बोलता है पिताजी मुझे कार्य पूरा करने का समय नहीं मिल पाया, इस कारण मैं अपना कार्य पूरा ना कर सका। और फिर पिताजी क्या कहते हैं, आप अपनी मर्जी से इसको कम से कम आपस में 5 लाइन वो बोले 5 लाइन आप बोलो, इतना तो होना चाहिए, एक संवाद जो है खत्म होना चाहिए अच्छी तरीके से। गौरव यह तुम्हारा ही कार्य है, यदि तुम इसी प्रकार कार्टून देख कर ही अपना समय बर्बाद करोगे तो तुम्हें समय नहीं मिलेगा, और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि खेलने का समय, टीवी देखने का समय और अपनी पढ़ाई का समय निश्चित करो। गौरव पिताजी मैं आपसे यह वादा करता हूं कि मैं 2 दिन के अंदर अपना गृह कार्य पूरा कर लूंगा। पिताजी ठीक है तुम अपना कार्य पूरा करो और विद्यालय में अपनी अध्यापिका को अपना कार्य दिखा दो। गौरव बोलता है हाँ पिताजी मैं समझ गया हूँ, अब मैं अपना गृह कार्य जो है समय पर पूरा कर लूंगा। इस तरह से जो है आपस में संवाद जो हमने लिख दिया। इसके बाद जो है इसमें 5वां प्रश्न पूछा गया, आपके विद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, इस विषय में आपको एक सूचना जो है अपने शब्दों में लिखनी है। अथवा पाठ में जो है यहाँ पे बताया गया है आपके भाई जो है आपके भाई के जन्म दिवस पर, आपका भाई है कोई छोटा है बड़ा जो भी आप माने, उसके जन्म दिवस पर जो है आप शुभकामना संदेश लिखें। तो ये दोनों ही हैं आपके 4-4 अंकों के। सबसे पहले जो है हम इस विषय पर जो है सूचना अपने शब्दों में लिखेंगे। तो विद्यालय में पर्यावरण दिवस के लिए तो यहाँ पे आप अपना स्कूल का नाम डालिए जो भी है, फिर सूचना लिखिए बड़े अक्षरों में, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आप सूचना ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है स्कूल का नाम ऊपर लिखें और सूचना फिर नीचे लिखें, और इसको कैपिटल कर दें, थोड़ा सा मोटा कर दें, ठीक है। और किस लिए है आपका, तो इसको बीच में लिखना है आपको, उसके नीचे और दिनांक जरूर मेंशन करना है। उसके बाद जो है आपका इसके बाद में जो है आपको सीधा सीधा है सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाया जाने वाला है। इसकी तैयारी के संबंध में आवश्यक चर्चा हेतु इच्छुक शिक्षक विद्यार्थी मध्यावकाश के समय जो है स्कूल के सभागार में एकत्रित हो जाएं और अपना नाम कक्षा सूचीबद्ध करवा दे। खास तौर पर विद्यार्थी परिषद के सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इस तरह से जो है आप सूचना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको आप इसी तरह से नहीं लिख सकते हैं, आपका जो है शब्दों का तालमेल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सूचना लिखेंगे। इसके बाद जो है सचिव कर देंगे विद्यार्थी परिषद। उसके अथवा पाठ में आपसे क्या पूछा गया है देख सकते हैं यहाँ पर जो है अवसर पर शुभकामना संदेश किसको देनी है, जन्मदिन पर अपने भाई को। तो इस तरह से आप जो है एक बॉक्स बनाइए, ठीक है। इस तरह से आप एक बॉक्स बना दीजिए। ये बॉक्स तो मैंने थोड़ा डिजाइनर दे दिया यहाँ पे, आप सिंपली बॉक्स बनाइए इस तरह से। देख लीजिए मैं बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये ब्लू कलर से आपको जो लाइन खींच रहा हूँ अभी डार्क कर रहा हूँ, इसी को आपको बॉक्स इस तरह से आपको बॉक्स बना देना है सीधा सीधा, जैसे आप स्क्वायर बनाते हैं यानी कि आयत बनाते हैं ना, बस उस तरह से आपको ये बॉक्स बना देना है। तो ये आपका बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स के अंदर अब इस बॉक्स के अंदर जो है आपको जन्मदिन पर शुभकामना संदेश जो है इसको थोड़ा सा बोल्ड लिखना है, आपको जो है मोटा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से मोटा करके लिख दोगे और इसके बाद जो है आप डेट डाल दोगे और कब आप ये संदेश लिख रहे हो उस समय डाल दोगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें जो है संदेश को लिख देना है। कुछ बधाई आपको संदेश आता है, शायरी वायरी थोड़ी सी आती है, तो उस तरह से क्योंकि आप संदेश दे रहे हो, संदेश जो है भाई को दे रहे हो और उसके जन्म दिवस पे दे रहे हो। वो पूरे दिन की हर ख्वाहिश आपकी, हर पूरी दिन की ख्वाहिश आपकी, जो भी दिन की ख्वाहिश पूरी हो और मिले खुशियां का जहां आपको, और सारे खुशियां जो है आपको मिलती रहे। जब कभी आप मांगे आसमान का एक तारा, जब आप आसमान से मतलब कोई छोटी सी आपकी ख्वाहिश है तो भगवान दे दे सारा आसमान आपको। तो यानी कि आपका जो आपकी ख्वाहिश छोटी सी है उससे भी ज्यादा आपकी ख्वाहिशें पूरी हो, ये इस तरह संदेश लिखा। प्रिय भाई काजू, उसका नाम प्यार से रखा आप, बनाना बोलो चाहे पीहू बोलो चाहे पपाया बोलो, जो भी आपके घर में नाम होता है, बच्चे को नाम होते हैं आप उसी नाम से पुकार सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो प्रिय भाई काजू आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन समाज की उन्नति के लिए अति आवश्यक है, भगवान करे कि आप खुशी और दीर्घवायु बने, ठीक है, सुखी और दीर्घायु बने। और जो है आप अपना नाम जो है लिख देंगे, जो भी आप नाम अपना डालना चाहें, आप खुद का भी नाम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम व्याकरण संबंधी प्रश्नों पे। इसमें जो पहला प्रश्न है, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। तो स्रोत के आधार पर जो है शब्द के 5 भेद होते हैं, ठीक है, 5 भेद होते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो पांचों कौन कौन से होते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर तो 3 भेद होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक में कमेंट मांगा है, एक सरल, संयुक्त और कौन सा, बता दीजिए। सरल, संयुक्त और मिश्र। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
वाक्य के अंग जो है वो कौन से होते हैं, तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया सुलोचना में कौन सा समास है, तो सुलोचना में बहुव्रीहि समास है। ठीक है। इसके बाद है समर्पित शब्द में उपसर्ग जो आपको बताना है, तो इसमें सम जो है आपका उपसर्ग है और अर्पित जो है प्रत्यय है, तो समर्पित थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और वह घर आया और उसने भोजन किया, रचना के आधार पर वाक्य किस प्रकार का है, और से, तथा से, परंतु से, किंतु से, जब भी इसको जोड़ा जाए तो वो हमारा हो जाता है एक संयुक्त वाक्य। तो हमारा जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को जो है संवैधानिक मान्यताएं दी गई हैं। छात्र तत्सम शब्द है या तद्भव, तो छात्र जो है ये तत्सम शब्द है। इसके बाद संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण एक उदाहरण के साथ लिखना है। संज्ञा आप जानते हो, किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति यदि भाव आदि के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं, जैसे अंशु, प्रवर, चेन्नई, भिलाई, कानपुर, मद्रास, अमेरिका, बांग्लादेश, ये कुछ भी सब ठीक है। और उदाहरण कह सकते हैं मोहन जाता है, सिंपल सेंटेंस, और क्या कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन सभी चिन्हों को मिलाकर के हम बोलते हैं उसको लिपि। लिपि के अंदर ही सारे अक्षर और चिन्ह आ जाते हैं, जिसमें कॉमा, आपका फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, के सारे आ जाते हैं ना। हम हिंदी भाषा में तो कॉमा भी यूज करते हैं, फुल स्टॉप भी यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क भी करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा भी करते हैं, और आपका बहुत सारे हैं, और एक ये विस्मयादिक बोधक भी करते हैं। तो ये सारे चिन्ह और साथ में अक्षर जो है ये सब कुछ इस लिपि में ही आते हैं। तो अक्षर जो भी हम जो हिंदी भाषा के लेखन के लिए प्रयोग करते हैं वो लिपि कहलाती है। उसके बाद में अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो है 8 भेद हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको, 8 भेद हैं। लेकिन वो 8 भेद कौन कौन से हैं, तो विधानवाचक वाक्य होता है। ठीक है। इसके बाद और कौन सा है आपका, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मय आदि बोधक है, और आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक और संदेहवाचक। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नाम नहीं लिखने, केवल आपको 8 प्रकार बताने हैं। आपसे केवल पूछा है कितने भेद होते हैं, ठीक है, भेदों के नाम नहीं पूछा है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चमकीला, लेकिन आपको भेदों के नाम पता होने। चमकीला शब्द में खाली स्थान प्रत्यय है, तो इसमें ईला जो है प्रत्यय, प्रत्यय जो है आपका कौन सा लगता है पीछे, और उपसर्ग जो है आगे लगता है, तो इसमें कौन सा है, ईला प्रत्यय है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया है, तो इसमें कौन सी क्रिया है, तो इसमें सकर्मक क्रिया है, क्योंकि आपका सिंपल सा सेंटेंस है और सीधा काम हो रहा है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण की परिभाषा लिखें, तो व्याकरण हिंदी भाषा की वह रचना है जो हिंदी भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया को शुद्ध करती है। हिंदी भाषा के शुद्ध रूप के नियम से बनने वाले शास्त्र जो है व्याकरण कहलाते हैं या कहलाता है। उसका जो लाल शब्द के 2 भिन्नार्थ शब्द जो है आपको बताना है। लाल शब्द के और भी दूसरे शब्द क्या हो जाएंगे, तो हम पुत्र बोलते हैं लाल को, है ना, आजा मेरे लाल। माणिक बोलते हैं, सिंदूर जो है आपका लाल ही होता है हमेशा, तो उसको लाल बोलते हैं। रक्तवर्ण जो है वो भी लाल कहलाता है, रेड जो है लाल कहलाता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ब और म का उच्चारण स्थान जो है आपको बताना है, तो आप जब ब बोलेंगे तो आपके होंठ जो है काम करेंगे, म बोलेंगे तो भी आपके होंठ ही काम कर रहे हैं, तो होस्ट जो है हम इसको बोलते हैं ओस्ट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, घ पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नों की बात करें, तो यहाँ पर जो है आपको दिया गया एक छोटा सा गद्यांश, इसको पढ़ना है, उसके दिए गए बहुविकल्पीय और लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ना, और चलिए इसको उत्तर देखते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें, लेखक के साहित्यिक पुरखे के जमाने में टोपी का क्या मूल्य था, तो उस समय जो टोपी का मूल्य था वो 8 आने था। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश के लेखक का नाम आपको अच्छी तरह से पता है, वो कौन है, हरिशंकर परसाई, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर जो है लेखिका को क्या बात चुभ रही है, तो लेखिका कौन सी बात चुभ रही है, तो उसको चुभ रही है साहित्यिक पुरखे का फटा जूता देखना। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछेगा, जूते पर 2500 टोपियों निछावर से क्या तात्पर्य है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने समाज में प्रचलित अनैतिकता पर कठोर व्यंग्य किया है। वे लिखते हैं कि जूता जिसका स्थान पांव में अर्थात सबसे नीचे है, पर इसे ताकत और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसके बल पर जो है लोग अपने टोपी को भी जो है अपने समक्ष जो है झुकाने को मजबूर कर देते हैं। टोपी का स्थान सिर पर अर्थात सर्वोच्च यानी कि ऊंची जगह पे पहना जाता है, पर आज भी इसकी स्थिति जो है जूते से भी नीचे है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें बताई गई है। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, प्रेमचंद के फटे जूते। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक का साहित्यिक पुरखा, क्योंकि प्रेमचंद के फटे जूते से जो है ये आपको लिया गया है, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है लेखक का साहित्यिक पुरखा किसका मारा हुआ है, तो लेखक का जो साहित्यिक पुरखा है वो जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य का मारा हुआ है। पैराग्राफ में ये लिखा गया है। और टोपी और जूते में से किसका मूल्य अधिक है, तो इसमें जो टोपी और जूते के में से मूल्य जो है सबसे ज्यादा जूते की है, क्योंकि अभी अभी हमने इस पंक्तियों में पढ़ा कि जूता जो है वो पैरों में पहना जाता है, लेकिन फिर भी उसका सर्वोच्च स्थान जो है टोपी से भी ऊंचा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जूते किया जाएगा। इसका अथवा पार्ट में जो पार्ट है इसमें फिर से आपको पैराग्राफ दिया गया आपके बुक से, और इसको पढ़ने के बाद में जो है आपको आंसर देने हैं। इसमें जो है आपसे क्या पूछा गया, पहला पार्ट, किसके अनेक रूप होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विशिष्ट शब्द का प्रतिलोम जो है आपको बताना है, सॉरी विलोम बताना है। तो विलोम क्या होता है, विशिष्ट का सामान्य होता है। विशिष्ट मतलब स्पेशल और सामान्य मतलब सिंपल। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हास्य पद का अर्थ क्या होता है, तो हास्य पद का मतलब होता है मजाक का विषय। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेखक किस बात की संभावना की बात कर रहा है, तो लेखक इस बात की संभावना की बात कर रहा है या व्यक्त कर रहा है कि भारत में भी अमेरिका की तरह मरने से पहले ही अपनी कब्र के लिए स्थान और अनंत विश्राम का प्रबंध जो है एक निश्चित कीमत पर कर सकते हैं। साथ में आपकी कब्र और भी कई सुविधाओं में उपलब्ध हो सकती है। लेखक इसलिए भी ये कह रहा है क्योंकि आज का युग जो है दिखावे का युग है। हम लोगों की आदत भी दूसरों की
आदतों का अनुसरण करना है। मतलब हम लोग भी जो है दूसरों की आदत अपना रहे हैं। हो सकता है कि अमेरिका में जो प्रचलन है वहाँ पर आप अपने वहाँ पे वो अपना स्टैच्यू बना सकते हो, अपना कब्र बुक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ फैसिलिटी अलग ही है। तो उस तरह की परंपरा यहाँ देखने को मिलेगी, उसके बारे में जो है उसकी संभावना की बात कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट जो है, सामान्य जल ललचाई निगाहों से किसे देखते हैं। तो सामान्य जन जो है ललचाई निगाहों से किसको देखते हैं? सामान्य जन जो है विशिष्ट जन के समाज को ललचाई निगाहों से देखता है, क्योंकि यह उसे आकर्षक लगता है। वह समाज उपभोक्तावाद की झलक जो है दिखलाता है। उपभोक्तावाद मतलब जिसको केवल यूज करने से मतलब है, अभी हम देखेंगे इसका मतलब। और जो है लेखक ने उपभोक्तावादी समाज की कौन सी झलक प्रस्तुत की है? तो उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में, ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट, बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता की झलक को जो है प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक धमक के कारण जो है वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, हमारी निगाह जो है गुणवत्ता पर नहीं है, मतलब वो वस्तु क्वालिटी वाली है या नहीं है उसके ऊपर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के लेखक का नाम जो है आपको बताना है। तो जो है इसके लेखक है डॉक्टर श्यामचरण दुबे। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़ करके जो है आपको बहुविकल्पीय और जो है लघुत्तरात्मक प्रश्नों को देना है। यहाँ पे अब आपका पद्यांश है, यानी कविता दे दी गई है, कविता आपको पढ़नी है, इसके बाद प्रश्न को उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश के रचयिता जो है वो कौन है? तो वो है लल दयद। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है? पीड़ा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री ने नाव शब्द का प्रयोग किया है, तो जीवन के लिए जो है नाव शब्द का प्रयोग किया गया है कवित्री के द्वारा इन शब्दों में। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री किस घर में जाना चाहती है? तो कवित्री परमात्मा के पास जाना चाहती है। यह संसार तो उसका घर नहीं है, उसका घर तो वहां है जहां परमात्मा है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, कवित्री ने रस्सी कच्चे धागे की का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? तो कवित्री ने रस्सी कच्चे धागे की से कमजोर और नाशवान सहारे रूपी सांसों को प्रकट किया है, क्योंकि हमारा जो सांस है वो कैसा है? कमजोर है, कभी भी किसी भी क्षण हमें छोड़ करके जा सकता है। हमारी कोई मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, जो हर समय चल तो रही है पर पता नहीं है कब तक वो चलेगी। उसके बाद जो है, कवित्री के हृदय में बार बार हुक क्यों उत्पन्न हो रहा है, यानी कि दर्द क्यों उत्पन्न हो रहा है? तो कवित्री हर क्षण एक ही प्रार्थना करती है कि वो परमात्मा की शरण प्राप्त कर इस जीवन को जो है त्याग कर दे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसी कारण जो है उसके हृदय में बार बार में हुक जो है उत्पन्न हो रही है। उसके बाद कवित्री किससे पुकार रही है? तो यहाँ पे किससे नहीं, किसे, यहाँ पे ये कवित्री किसे पुकार रही है? तो कवित्री ईश्वर से भव सागर को पार कराने के लिए जो है पुकार रही है। ठीक है, ईश्वर को। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट इसमें अथवा पाठ दिया गया है और इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ना है, ये भी आपकी कविता है और इस कविता के द्वारा जो है आपको प्रश्न को उत्तर देना है। पहला प्रश्न, कवि का नाम जो है आपको बताना है कि किसका द्वारा ये रचित है। सुमित्रा नंदन पत्र जो है इसके रचयिता है। इसके बाद में फलक शब्द का अर्थ जो है वो क्या है? फलक मतलब होता है आकाश। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो यहाँ पर जो है आप बोल सकते हैं कि सूर्य की किरणों में क्या लिपटा हुआ है। तो अगर आपने इसको पढ़ा है ढंग से तो यहाँ पे चांद है ना, चांद नहीं होगा, यहाँ पे चांदी होगा, क्योंकि आप देखोगे तो चांदी की सी उजली जाली, यहाँ पे चांद नहीं है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे चांदी हो जाएगा, चांदी की उजली जाली। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, यहाँ पे चांदी हो जाएगा, चांदी लिख लेना आप। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या पूछा गया आपसे? खेतों में फैली हरियाली कैसी दिखाई देती है? तो खेतों में दूर तक फैली हरियाली मखमल के समान कोमल दिखाई देती है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या है? हरे भरे तिनकों में क्या झलक प्रतीत होता है? तो फसलों के हरे भरे तिनकों में उसकी हरी रक्त रूपी शक्ति झलकती दिखाई देती है, और इससे पौधों के स्वस्थ रूप की झलक जो है मिलती है। इसके बाद आकाश, नीला आकाश किस पर झुका हुआ है? तो आंसर आ जाएगा साफ स्वच्छ नीला आकाश हरी भरी फसलों से भरी धरती पर, किस पे? धरती पर झुका हुआ है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया है धरती का तल कैसा प्रतीत हो रहा है? तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? धरती का तल कैसा हो रहा है? तो धरती का तल जो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीले गगन का आकाश झुक करके खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सुंदर जो है सारे लाइनें हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत सुंदर है, आंसर भी बहुत प्यारे हैं। इन वर्ड्स को आप अभी नहीं समझ पाएंगे कि क्या कह रहा है, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको समय अनुसार। और यहाँ पर जो है कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो कबीर ने सब सांसों के श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्य के अंदर है, और जब तक मनुष्य की सांस यानी कि जीवन है तब तक ईश्वर जो है उनकी आत्मा में है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से कवि जो है पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सागिन्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो मेरे विचार से, हम अपने विचार से लिख रहे हैं, तो मेरे विचार से पशु पक्षी पहाड़ के रूप में कृष्ण का सागिन्य इसलिए पाना चाहता है। क्यों? कवि मतलब कृष्ण का सागिन्य पाना चाहता है क्योंकि वह कृष्ण का अनन्य भक्त है। वह हर जन्म हर रूप में इष्ट देव श्री कृष्ण के समीप्य यानी कि उसके पास उसको पाना चाहता है। ठीक है, और वह ब्रज भूमि के पशु पक्षी पहाड़ में भी श्री कृष्ण की निकटता यानी कि उनको महसूस करता है। उसे लगता है कि इन वस्तुओं के रूप में श्री कृष्ण सागिन्य पाने से उनका जन्म जो है सार्थक बन जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या पूछा गया? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है? दोनों चीजें बतानी है। तो अंग्रेजी जो शासन थी उसकी तुलना जो है तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेज जो थे यहाँ पर, अंग्रेज थोड़ा सा सही कर लेना स्पेलिंग को, अंग्रेज सरकार की कार्यप्रणाली जो है अंधकार की तरह काली है। यहां अंधकार का मतलब अन्याय,
अन्याय से है और अंग्रेज शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। इसका जो नेक्स्ट है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा है और क्यों देखा है? तो लता ने जो बादल रूपी मेहमान है उनको व्याकुल नवविवाहिता की तरह देखा है। बादल रूपी मेहमान का आगमन पूरे 1 साल बाद हुआ है और लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में छिपकर देखा है। ठीक है, देखा है, कैसे देखा है, क्यों देखा है, सब। वे बादल के देर से आने से नाराज थी पर बिना उन्हें देखे रह भी नहीं पा रही थी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने सारे दिए हैं, आपको 3 ही प्रश्न करने होंगे, ध्यान रखना। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन के निर्देश जरूर पढ़ा करिए हमेशा। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था? तो छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसे मारती थी। इधर इधर बैल की भी वही स्थिति थी। गाय उन्हें गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उनकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख करके जो है बैलों के प्रति उसका प्रेम उमड़ आया। उसके बाद में लहसा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि आपकी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो अपनी यात्रा के दौरान जो है लेखक ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसको कौन कौन से? तो उससे जो पहाड़ी रास्ते पर जो है तेज धूप में जाना पड़ा, डाकुओं का जो भय था वो भी था, घोड़ा भी उसका सुस्त था। उसके अलावा जो है उसको समय से ना पहुंच पाने के कारण जो है उसमें सुमति के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। स्पेशल चीज तो ये थी। और वापस आते समय जो है सामान को पीठ पर लाद करके यात्रा करनी पड़ी थी। बालिका मैना जड़ पदार्थ मकान को क्यों बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे? तो मैना जो जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वह उसी मकान में पली बड़ी थी और इसी में उसका जो है बचपन बीता था और तथा इस मकान को वह जो है बहुत चाहती थी, उसका प्रेम था इसके साथ में। अंग्रेज उसे इसलिए नष्ट करना चाहते थे क्योंकि नाना साहब ने अंग्रेज सरकार से जो है बहुत सारी जो है अंग्रेज सरकार को हानि पहुंचाई थी और अंग्रेजों के लिए राजमहल उनके दुश्मनों का नाना साहब की निशानी हो गई थी और वे उनकी हर निशानी को जो है मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आवाज ना उठाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर जो आपको बताना है कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो यहाँ पर जो है आंसर लिख देंगे, लेखिका उर्दू फारसी को मतलब सीखने में रुचि नहीं थी परंतु उसके बाबा चाहते थे कि वो उर्दू फारसी सीखे, इसलिए वह मौलवी साहब को भी उन्होंने जो है बुलाया था और उसके बाद में लेखिका उसके आते ही जो है चारपाई के नीचे छिप जाती थी और जो है वो परिणाम स्वरूप जो है उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। इसी कारण से हमेशा ये करती थी और वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। अब बड़े क्वेश्चनों के उत्तर आ गए, इनमें से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे 3 दिए गए हैं, मैं आपको सारे प्रश्न उत्तर बताऊंगा। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता जो आपको स्पष्ट करनी है। तो देखिए इसकी रीढ़ की हड्डी की सार्थकता जो हमने बहुत संभाल के और बहुत अच्छे तरीके से, जैसे अभी तक आपने सिंपल सोल्यूशन देखा उसी तरह से हमने करा है। तो इसको आप जो है एक बार पढ़िएगा, याद करिएगा तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा समझाने वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया और मतलब आपको समझने लायक भाषा में लिखी गई। आप जैसे ही आपको स्टोरी तो आपने पढ़ी है, क्लास में आपने अटेंड किया, सब कुछ टीचर ने समझा, अब आप इसको पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट, इसमें ख पार्ट में क्या पूछा गया, लेखक ने बचपन के व्यक्तित्व में किन किन रूपों को उभारा है पाठ के आधार पर जो आपको बताना है। तो इसमें सारी चीजें वो बता दी गई हैं जो उसको बचपन की व्यक्तित्व की एहसास जो दिलाती हैं, याद दिलाती हैं। किन रूपों को उभारा गया है, सारे पॉइंट्स जो है हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो इसको भी आप आराम से याद कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप खुद पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा, जहां समझाने वाली बात होगी मैं वहां पे बताऊंगा। यहाँ पर जो है इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर बताइए कि कैसे आपदाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था आपको पहले भी मॉडल पेपर में और दोबारा भी मैंने ये करवाया है, तो आपके लिए नया क्वेश्चन नहीं है और दोबारा से मेरे को ये क्वेश्चन लिखने में बड़ा मजा आया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपसे ये आपका अंतिम प्रश्न था। तो इस मिशन मेरिट की वीडियो में आपका जो है हमेशा स्वागत रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें इसी चैनल पे। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, आप शेयर करना भूल जाते हैं, आपसे सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है हमारी, शेयर करिए। ठीक है, तो शेयर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए बने रहिए इस चैनल पे, आपके सामने सारे के सारे सब्जेक्ट सॉल्व किए जा रहे हैं। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे वैसे वैसे हम सॉल्यूशन देते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।